A student of class 6, you are welcome to online class of DBS Inter College. In this video, we discuss a new chapter of class 6 science, the living things and non-living things, where we discuss about how we can classify which are the living things and which are the non-living things present in nature. Okay? कौन सा लिविंग थिंग्स होता है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स होता है नेचर में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो क्लासिफाई करने का तरीका क्या है बेटा, आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लिविंग थिंग्स में होती है और कौन सी प्रॉपर्टी नॉन लिविंग थिंग्स में होती है, ठीक है ना। आप क्या देखते हैं, लिविंग थिंग्स का काम क्या होता है, लिविंग थिंग्स दौड़ता है, लिविंग थिंग्स ग्रो करता है, लिविंग थिंग्स रिस्पायर करता है, लिविंग थिंग्स ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करता है। नॉन लिविंग को क्या है बेटा, एक जगह उसको आप रख दे तो वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है ना, तो वो सांस लेगा, ना ही इसमें ब्रीथिंग होगी, ना ही ये भोजन करेगा, ना भोजन को डाइजेस्ट करता है, बस जहाँ रखोगे वहीं पड़ा रहेगा। क्लियर। तो इस चैप्टर में हमें बहुत डीप में जाना है और समझना है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं लिविंग थिंग्स की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। तो इन विशेषताओं को पढ़ने के लिए हम जो पढ़ेंगे वो क्या हमारे पास है, पहला पॉइंट है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग्स, क्या क्या विशेषताएं होती हैं लिविंग बीइंग्स की। लिविंग बीइंग्स की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। पहला पॉइंट क्या है, लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। लिविंग बीइंग्स एक छोटी सी यूनिट से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं सेल। सेल कैसे देखोगे, एक स्किन को थोड़ा सा टुकड़ा काट निकालो, उस स्किन का 1000 पार्ट कर दो तो वह एक यूनिट जो कहलाएगी वो आपकी सेल कहलाएगी। उसी एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सेल कहेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स बनते कैसे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा हमारे पास सेल पाया जाता है और सेल से जो फॉर्मेशन होता है वो होता है टिश्यू का। टिश्यू से बनता है हमारे पास आर्गन और आर्गन से बनता है आपका आर्गन सिस्टम, ठीक है ना। आर्गन से बनता है आर्गन सिस्टम। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जब ये आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया तो आपको एक पॉइंट और बता दें, लिविंग बीइंग्स ग्रो करता है। सोचिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा बेबी होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करते करते 5 फीट 6 फीट 7 फीट का उसकी ऊंचाई हो जाती है। लेकिन ये ग्रो इतना स्लो है कि हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती हुई चली जाती है। दूसरा पॉइंट यदि आप देखोगे तो वो क्या रहेगा बेटा, आपको बता दें, पेड़ को देखते हो आप, एक छोटा सा पौधा लगाया जाता है इतना बड़ा सा, और वो पौधा धीरे धीरे एक विशाल काय वृक्ष बन जाता है, हाँ, एक लार्जेस्ट ट्री बन जाता है। तो लिविंग बीइंग्स की क्वालिटी जो होती है ग्रो करते हैं। लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है ना। इस सांस लेने का प्रोसेस दो है, ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिला, वो ब्लड बॉडी के अंदर गया स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पास, अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा, वहाँ से वो भोजन के स्मॉलर पार्टिकल को लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दोनों को जला दिया और जलाने के बाद फिर एनर्जी प्रोड्यूस किया और उसी एनर्जी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जब भोजन कुछ तो डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ अनडाइजेस्ट रहता है। तो जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है उसको हम एक्सक्रिएशन के रूप में बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वो सॉलिड वेस्ट में हो, ठीक है। तो उसके बाद स्टिमुलेशन, मतलब हम फील करते हैं, कोई अगर हमें चिमटी काटता है तो मैं फील करी मत काटो भाई, दर्द कर रहा है,
फीलिंग आती है अंदर से ना, ये सारी क्वालिटी किसमें होती है? लिविंग थिंग्स में होती है, ठीक है ना। ये सारी क्वालिटी किसमें होगी? लिविंग थिंग्स में। बाकी ये क्वालिटी जिसके अंदर नहीं पाई जाती वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स। तुम कहते हो कि सर बोले कि लिविंग थिंग्स तो भागता है, तो पेड़ तो भागता नहीं है। पेड़ तो नहीं जाता बेटा, लेकिन उसकी जड़ें मूवमेंट करती हैं, जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई रहती हैं। ओके, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस ब्रीफली इन दिस चैप्टर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पहला पॉइंट है कि लिविंग थिंग्स जो है ये किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा? आपको ओनियन की एक लीव्स लेनी होगी, जो लेयर बाई लेयर प्याज निकलता है, एक लेयर उसका पतला से ले लीजिए आप। उस पतले से लेयर को ले जाके माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता दिखता है आपको, वैसे उसमें उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना। इसको देखने वाला जो सबसे पहला वैज्ञानिक था वो कौन था? रॉबर्ट कुक था, जिन्होंने लकड़ी की कार को देखा था, ओनियन को देखा था और खोज की थी सेल की। ये आप अभी आगे पढ़ोगे। तो अगर आपको सेल की जानकारी लेनी है तो आप लकड़ी का कार, प्याज का छिलका, हाँ, या फिर अपने गाल के एक टुकड़े को आप काट के वहाँ रखिए, या फिर गाल के सेल के बारे में देखेंगे तो ये सभी के सभी सेल इस प्रकार से आते हैं, ठीक है ना। कोई सेल आपके पास जो रहेगा वो मधुमक्खी छत्ते की तरह आता है, ठीक है ना। इसी सेल पे लाइनिंग बनी रहेगी। मतलब कहने का ये है कि वी कैन सी सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बगैर हम सेल को नहीं देख सकते, ठीक है ना। सेल को देख सकते हैं सिर्फ कब? हम माइक्रोस्कोप के अंदर में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपके पास क्या है कि बॉडी हमारे सेल से बनी हुई है, लेकिन ये पूरा एक छोटा सा सेल पूरे बॉडी कैसे फॉर्म किया है उसके बारे में जानने के लिए हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बताया गया आपको कि आवर बॉडी मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच नोन एज सेल। अ ग्रुपिंग ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ठीक है ना। मसल टिश्यू और अदर टिश्यू बोले जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल एक साथ ग्रुप करके टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपके पास क्या रहेगा? मैंने बताया कि ये टिश्यू एक साथ ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुपिंग करने के बाद क्या बनाते हैं? आर्गन को बनाते हैं। क्या बनाएंगे? आर्गन को। और यही डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन एक साथ ग्रुप करके बनाते हैं आर्गन सिस्टम, और यही आर्गन सिस्टम एक साथ परफॉर्म करके हमारे बॉडी को रन कराता है, ठीक है ना। आर्गन सिस्टम में आपके पास बता दें, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? भोजन मुंह से अंदर जाता है, यहाँ फूड पाइप होती है जिसे ऑफेज बोलते हैं, वहाँ से भोजन जहाँ स्लिप करते करते स्टमक में जाता है, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ऐसे दूसरा हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? नर्व टिश्यू है, नर्व टिश्यू जिसके द्वारा ब्लड सप्लाई होता है पूरे बॉडी में। हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना। नर्व टिश्यू भी दो टाइप की होती है, एक वो होती है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी के अंदर पूरे बॉडी में फैलाती हैं, और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दूसरा वापस लेके आती है। तो एक बात आप जान लीजिए कि जो नसें हमारे हार्ट से जुड़ी होती हैं और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाते हैं उसको बोलते हैं आर्टरीज, और इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पूरे बॉडी से खींचकर हार्ट के पास लाते हैं उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं वेंस, ठीक है। आर्टरीज जो होता है काफ़ी मोटा होता है क्योंकि ब्लड इसमें हाई प्रेशर से मूव करता है। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सिस्टम के आगे पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इतनी बड़ी बॉडी जो तैयार हुई है, ये तैयार होने का कारण क्या है? एक छोटा सा टिश्यू ग्रुपिंग करेगा तो सेल बनाएगा, वो सेल ग्रुपिंग करेंगे तो आर्गन बनाएंगे, आर्गन ग्रुप करेगा तो आर्गन सिस्टम बनाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है लिविंग बीइंग ग्रो। ठीक है, लिविंग बीइंग ग्रो। तो ये लिविंग बीइंग जो होता है ये ग्रो करता है। ठीक है, नो बॉडी नीड टू टेल यू दैट लिविंग बीइंग ग्रो। ठीक है ना, आप जान नहीं पाते हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लिविंग बीइंग और थोड़ा बहुत ग्रो नहीं किया हो। किसी किसी की हाइट बहुत कम होती है, किसी किसी की हाइट बहुत अधिक होती है। ठीक है ना, तो जिसकी हाइट बहुत कम होती है उसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, जिसकी वजह से सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और इस वजह से वह व्यक्ति की हाइट बहुत बड़ी नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, कुछ व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उनकी हाइट काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उनके बारे में आपको बता दें। लिविंग बीइंग ग्रो, आप देखते हैं छोटा सा टाइनी बॉर्न बेबी जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो बहुत छोटा सा बेबी होता है ना, बहुत ही छोटा सा होता है और वह बेबी धीरे 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 बड़ा होते होते क्या हो जाता है, एक एडल्ट बन जाता है। ठीक है ना, ग्रोथ एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग थिंग्स की डिफरेंट है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथिंग प्रॉपर हो ही सकता है, ग्रोथिंग नहीं हो सकता है, लेकिन लिविंग थिंग्स में आप देखोगे कि ग्रोथ होना लगातार तय है। क्लियर? लेकिन अगर आपको ग्रोथिंग कराना भी है, जैसे कि मान लो नॉन लिविंग थिंग्स का, तो हमें उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। जैसे अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है शुगर का, तो उसमें कम से कम क्रिस्टल फॉर्म होंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म होंगे। लेकिन अगर उसको हम क्या करें, उसमें और चीनी को ऐड कर दें, शुगर को ऐड कर दें, तो उससे क्रिस्टल बड़े बड़े फॉर्म हो जाएंगे। एक लकड़ी छोटी सी है, कटी हुई है, अगर उसमें हम जोड़ेंगे ले जाकर दूसरी लकड़ी को, तब वो लकड़ी बड़ी सी होगी, नहीं वो छोटी की छोटी रहेगी। तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है बेटा, यही सेल ग्रुपिंग करते हैं, नए सेल बनते हैं और नए सेल बनने के बाद ग्रुपिंग करने के बाद ये टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और वो टिश्यू क्या करते हैं, नए नए आर्गन का बनाते हैं। वही आर्गन की साइज धीरे धीरे बड़ा करते हैं और एक समय वो आर्गन बहुत बड़ा हो जाता है। एक न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट डे से अपनी हाइट इंक्रीज करना शुरू करता है और लगभग 22 से 18 ईयर से लेकर 20 ईयर तक वो उसकी हाइट लगातार इंक्रीज करती है और एक समय ऐसा होता है कि उसकी हाइट जाकर पर रुक जाती है। लेकिन पेड़ पौधों में बेटा क्या होता है कि इनकी हाइट आजीवन बढ़ती है। ठीक है ना, इनकी जो हाइट इंक्रीज करती है ये आजीवन इंक्रीज करती है, लगातार इनकी हाइट बढ़ती रहेगी जब तक इनका जीवन रहेगा। तो जीवन पर्यंत उनका होता है और हम लोगों का एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है ना, ये हो गया तीसरी प्रॉपर्टी कि लिविंग बीइंग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अगला पॉइंट, लिविंग बीइंग जो होता है कि फॉलो करता है लाइफ साइकिल। नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ साइकिल नहीं होती। आज आपने एक लकड़ी का टुकड़ा सेफ रख दिया तो लकड़ी का टुकड़ा बहुत दिन तक वैसे पड़ा रहेगा। लेकिन लिविंग थिंग्स की एक साइकिल होती है। मच्छर की 22 घंटे की होती है, मस्क्यूटोज की, हाँ, कुत्ते की लगभग वही 1 साल से 2 साल की होती है, मतलब एक ईयर होता है। ठीक है ना, मतलब जैसे बता दिया गया आपको कि सीड्स हुआ, सीड्स में क्या होता है कि बढ़ के पौधा हुआ, पौधे के बाद फिर उसमें से फूल आए, फूल से बीज आए, बीज के बाद ब्रस्ट हुआ, ब्रस्ट होने के बाद एक नया फल दिया, उसके बाद वो बीज वो पौधा वहीं पर सड़ के गिर जाता है। उसकी एक एज होती है। मनुष्य क्या होता है कि 0 से लेकर 60 तक एक मिनिमम एज मानी गई है। हाँ, पहले 100 था, धीरे धीरे 80 हुआ, फिर 60 हुआ। 60 वर्ष तक के बाद व्यक्ति कभी भी हाँ मर सकता है, कभी भी मर सकता है। एक लिमिटेड एज होती है उसकी, उस लिमिटेड एज के बाद वो व्यक्ति कभी भी दम तोड़ सकता है। ठीक है ना, लेकिन पेड़ पौधों में कोई लिमिटेड एज नहीं होती है। इनके पास 10 साल 12 साल इनकी भी एक एज होती है। उस समय बाद पौधा ऑटोमेटिक अंदर से खोखला तो चला जाएगा और खुद से सूख जाएगा या फिर गिर जाएगा। ठीक है, कमज़ोर होने की वजह से, और वो डेड हो जाएगा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मरते नहीं कभी, क्योंकि उनमें जान ही नहीं है तो मरेंगे कहाँ से। ठीक है ना,
दूसरा पॉइंट आपके पास बता दें बेटा कि अगर मैं बता दूं, जैसे एक मुर्गी होती है, मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है, अंडे से नए चूजे आते हैं और उस चूजे से धीरे धीरे एक हेन होता है, एडल्ट हेन, और वापस वो एडल्ट हेन अंडे देना शुरू करती है, फिर धीरे धीरे उनका समय आता है, वो मर जाता है। आपको बता दें, घर में रहने वाली मकड़ी जो होती है, इसका उम्र होता है 3 से 4 दिन, 3 to 4 days। जो चूहा होता है वो 2 से 3 साल तक जीवित रह सकता है। कुत्ते की उम्र जो होती है, डॉग की उम्र जो होती है, वो होती है 16 से 18 वर्ष। पिजन जो होता है, कबूतर, इसकी उम्र होती है 15 से 20 वर्ष। आदमी की ईयर जो होती है 60 से लेकर 100 वर्ष तक। मैंने भी बताया आपका, ये लाइफ स्पैन में वो व्यक्ति पैदा होता है, दूसरे दिन से उसका एक एक दिन उसकी लाइफ की कम होती हुई चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति डेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जब ऐसा ही होता रहता कि सब डेड होते रहते, तो डेड होने के बाद ये आज तक प्रजातियां चलती कैसे चली आ रही हैं, इसके लिए एक और प्रोसेस करता है लिविंग थिंग्स, जिसका नाम है लिविंग थिंग्स कैन बी रिप्रोड्यूस का मतलब होता है बेटा अपने समान बच्चे को जन्म देना। मुर्गी अंडा देती है, मैन बेबी को जन्म देता है, वही वुमेन, और उसके बाद ऐसे ही मतलब अलग अलग टाइप से लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना, जितने भी स्तनधारी होते हैं, मतलब जो मिल्क वाले जानवर होते हैं, वो सब बेबी को देते हैं, और जो मिल्क नहीं देते हैं वो सब अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है ना, अंडे को वो लोग 7 से 8 दिन तक वार्म रखते हैं, जिससे उसमें एक न्यू बेबी आता है। और जो बेबी वाले होते हैं, जो दूध देते हैं, ठीक है, जानवर, उनके बेबी की एज लगभग 9 महीने के बाद, ठीक है ना, जिस दिन से फर्टिलाइजेशन शुरू होता है उसके ठीक 9 मंथ आफ्टर एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। वो बेबी फिर सेम वही प्रोसेस करता है जो उस प्रजाति के लोग करते हैं। ठीक है ना, वो भी एडल्ट होगा, एडल्ट होने के बाद मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद फिर वो भी अपने समान एक नए बेबी को जन्म देगा। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा, आप लोग देखते हो पेड़ पौधों में क्या होता है, पेड़ पौधों में पौधा पहले छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद उसमें फूल आते हैं, फूल आने के बाद धीरे धीरे उसमें सीड्स आते हैं, वो सीड्स वापस ब्रस्ट होने के बाद जब ज़मीन पे गिर जाते हैं, ज़मीन पे गिरने के बाद जर्मिनेशन होता है उनका, और जर्मिनेशन होने की वजह से उन्हीं के समान एक नए पौधे आएंगे। ठीक है ना, और वो नया पौधा, ध्यान देना इस बात का, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के दौरान एक नया पौधा आएगा, वो नया पौधा फिर बड़ा होगा, मैच्योर होगा, सेम वही प्रोसेस करता है जो प्रोसेस उस प्रजाति के अदर पौधे करते हैं। ओके, हियर इज द 4 पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स of the living things and also non living things. Okay, thank you.